हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्परेचर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट की। ठीक है बच्चों, जिसके हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में 5 क्वेश्चन तो बता दिया था। आज हम 6वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों, तो चालू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या कहा उसने क्वेश्चन नंबर 6 में, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ बोर्ड में राइट कर रहा हूँ। 6 क्या बोला उसने, यदि a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू क्या दिया है, b इज इक्वल टू 7, 9, 11, 13। उसके बाद c दिया है बेटा हमारे पास 11, 13, 15, 11, 13, 15 और d इज इक्वल टू 15 एंड 17। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमें कहता है कि यदि a, b, c एंड d गिवन है तो मुझे निम्नलिखित ज्ञात करना है। निम्नलिखित क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट कहता है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। तो देखिए a इंटरसेक्शन b का जो आंसर होगा इज इक्वल टू, मैं यहाँ सीधे सीधे लिख लेता हूँ, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू। अब सुनिए a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, यानी a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए वो। देखो ध्यान से, मैं ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ निकालना। सर्वनिष्ठ निकालेंगे, सर्वनिष्ठ मतलब जो ए में भी है और बी में भी है, कॉमन कहना चाहिए, कॉमन। ठीक है, तो मैं अब बोलूँगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम 3 है, इसमें 3 है नहीं है, 5 भी नहीं, 5 है इसमें लेकिन 5 नहीं है इसमें, 7 है, चलो 7 है, या 7 राइट करेंगे, फिर 9 भी राइट करेंगे और 11 राइट करेंगे। बट यहाँ पर अब 13 नहीं है, यहाँ 13 है, चलो तो ये 11 तक ही रहेगा। ये दोनों में है ना, कॉमन है ना, इसलिए मैंने इन दोनों को ले लिया। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहा है उसने, सेकंड कहता है बेटा b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, देख लीजिए अब b में होना चाहिए और c में होना चाहिए। तो b में देखो 11, 13 दिख रहा है, इसमें भी 11, 13 दिख रहा है, तो मैं 11 और 13 राइट कर सकता हूँ। क्लियर हो गई इतनी बात क्लियर हो गई सभी के लिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन उसने क्या कहा। थर्ड कहता है a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। ठीक है बच्चों, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो a में भी हो, c में भी हो और d में भी हो। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ, a में है, b में, a में भी हो, c में भी हो और d में भी हो। तो बच्चों यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है जो a में भी है, b में भी है, c में भी है? नहीं, ऐसी कोई तो वैल्यू कॉमन नहीं दिख रही है। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूँ कि देखो यहाँ 3, 5 है, यहाँ देखो अगर c की बात करें तो 11 दिख रहा है, यहाँ पर 11 दिख गया, चलो 11 दोनों में कॉमन हो गया, लेकिन d में 11 है क्या, नहीं है, तो दिस इज 5। क्या हो जाएगा यहाँ, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ देख लेते हैं इसका। फोर्थ क्या कहा है उसने, है ना। अब देखिए फोर्थ क्या कहा उसने, a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, अब a और c में जो कॉमन दिख रहा होगा 11 दिख रहा है आपको, तो 11 लिखेंगे। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या कहा, b इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू, जो b में भी हो और d में भी हो, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो यहाँ 13 तक है, 13 पे 17 है, मतलब कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही, कोई भी कॉमन नहीं है, तो भी ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 6 क्या कहा उसने, a इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ b यूनियन c। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इज इक्वल टू, मुझे बात करनी है कि a में होना चाहिए। देखो a में है, पहले तो मैं b यूनियन c निकाल के बता देता हूँ आपको। b यूनियन c क्या हो जाएगा यहाँ पर, b यूनियन c इज इक्वल टू, देखो b यूनियन c का मतलब होता है b में b के प्रत्येक अवयव और c के प्रत्येक अवयव आना चाहिए, मतलब समूह होना चाहिए, संघ होना चाहिए, है ना, संघ। तो कितना हो जाएगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा और 15 भी होगा। अब मैं बात करता हूँ a इंटरसेक्शन c की।
है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करने वाला हूँ मैं। तो जो ए में हो और किस में हो, जो ए में हो और बी में भी हो, कॉमन वाली वैल्यू की बात करनी है, कॉमन। तो ए और इसमें देख लेते हैं, ए में क्या दिखा, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, और कुछ है नहीं है, तो ये आपका क्लीन कर देते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए 6 के बाद 7 क्या कहता है, 7 ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, अब ए इंटरसेक्शन डी दिस इज 5, क्योंकि भैया देखो 3 5 7 9 11 है, 5 15 और 17 है, तो ये क्या होगा, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मतलब 5 हो गया। उसके बाद देखिए वी ट्रिपल आई मतलब 8 देखने वाले हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। चलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बी यूनियन डी निकालना पड़ेगा। तो बी यूनियन डी देख लेते हैं, बी के प्रत्येक अवयव और डी के प्रत्येक अवयव आ जाना चाहिए, मतलब 7 9 11 13 15 और 17, देखो आ गए दोनों के एलिमेंट पूरे। अब ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकाल देंगे, तो 7 9 11 दिख रहा है, 7 9 11 7 9 11, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 9 11, इसका आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों। तो ये 7 9 11 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम, 8 के बाद 9, 9th पर क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन निकलना चाहिए, क्या क्या कॉमन है इसमें, 7 9 11 है, तो चलो 7 9 11 लिख दिए हमने। फिर मैं कहता हूँ बी यूनियन सी संग, तो बी यूनियन सी मतलब 7 9 11 13 और 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी यूनियन सी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, चलो ए इंटरसेक्शन बी भी हो गया। अब क्या काम करेंगे हम कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना कॉमन दोनों में, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 7 9 और 11, क्लियर हो गया 7 9 और 11। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उसका हम 10 की बात करने वाले हैं कि 10 का आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा एक एक टॉपिक। अब देखिए 10 क्या क्या कहा उसने, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है बच्चों, क्या कहा, ब्रैकेट ऑफ ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है। तो देखिए अब इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले ए यूनियन डी निकाल देते हैं। ए यूनियन डी इज इक्वल टू, कहाँ गया ए यूनियन डी, ए और डी मतलब 15 और 17 है इसमें, तो लिख लेते हैं इसको हो जाएगा 3 5 7 9 11 15 और 17, और बी यूनियन सी ले लेते हैं। बी यूनियन सी कहाँ गए, बी और सी मतलब 7 9 11 13 और 15, ठीक है बच्चों। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो आपको देख लीजिए यहाँ से दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ए डी 13 नहीं था, ये है ना, ये यहाँ से 7 9 11 और 15, 7 9 11 और ये 15 दिख गया ये कॉमन, तो मतलब मैं इसको क्या लिखूँगा, इज इक्वल टू 7 9 11 और 15, 13 नहीं है, 13 उसमें कॉमन नहीं हो रहा था, ठीक है, तो 13 नहीं आ रहा था, इसका मतलब 13 नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी है, मतलब इसके हमारे 10 क्वेश्चन हमने देख चुके हैं, है ना। अब ये समझ में आ गया होगा आपको इंटरसेक्शन और यूनियन क्या हो रहा है। यूनियन मतलब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि यदि मान के चलिए मैं 2 उदाहरण लेकर के चलता हूँ, समझ लीजिएगा। मैंने कहा A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और मैं कहता हूँ B इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10 है। इतनी बात क्लियर हो गई।
दो सेट समझ में आ गए। एक सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आगे, अब मैं कहता हूँ कि यदि ए यूनियन भी निकालता हूँ, यूनियन का मतलब होता है संघ। इतनी बात क्लियर है। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ होता है। तो मैं इसका संघ की बात करूँगा। संघ मतलब हो रहा है, एक बात समझना अच्छे से, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मान के चलो मैंने कहा कि एक गांव में 100 लोग रहते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक गांव में 100 लोग रहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि दूसरे गांव में भी अगर मान के चलो 50 लोग रहते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि जो 50 लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो कुछ व्यक्ति है दोनों गाँव में मिल करके रह रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों, अगर मैं बोलूँ कि वो किसी पंचायत में जा रहे हैं तो पूरे के पूरे ही तो जाएंगे, संघ मतलब कि टोटल पूरे को ही करेंगे। और जो एक व्यक्ति होगा उसको 2 बार तो नहीं चुनेंगे हम, 2 बार तो नहीं गिनेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अब संघ ले रहा हूँ तो यहाँ के भी पूरे एलिमेंट आएंगे और यहाँ के भी पूरे एलिमेंट आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो भैया 2 तो लिखेंगे, लेकिन 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक एलिमेंट 2 बार नहीं आता। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, 9 नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन होना। क्या होना? कॉमन हो जाना। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कि कॉमन होगा कि नहीं होगा। अब देखो जो कॉमन है उसको हम लिखेंगे बस ओनली। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ, है ना, सर्वनिष्ठ। तो जो कॉमन दिख रहा है, देखो ये 2 दिखा दोनों में, फिर ये 4 दिखा दोनों में, फिर ये 6 दिखा दोनों में, तो मतलब क्या लिखूंगा? 2 4 6। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको यूनियन भी समझ में आ गया होगा। यूनियन मतलब सभी आना चाहिए, और जो इंटरसेक्शन होता है मतलब उसमें जो कॉमन वाली वैल्यू रहती है, कॉमन एलिमेंट रहते हैं, वो आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। यदि 7 यदि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, कॉमा b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक सम संख्या है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, और ये सम प्राकृत था, है ना, प्राकृत, ये सम प्राकृत संख्या थी। ठीक है बच्चों, सम प्राकृत है, ये विषम प्राकृत थी। और जो d दिया गया है वो क्या है? d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, हमें निम्नलिखित को ज्ञात करना है, जिसमें फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड है ए इंटरसेक्शन सी, थर्ड है ए इंटरसेक्शन डी, फोर्थ है बी इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन सी, सिक्स्थ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी कुछ गलत हो गया क्या? फिफ्थ क्या हो गया? बी इंटरसेक्शन डी, और सिक्स क्या हो गया? सी इंटरसेक्शन डी। क्या है? सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कि यदि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, और क्या कहता है? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, फिर कहता है कि c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, और d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक
अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले मैं इन सेटों को लिख लेता हूँ, ठीक है। इन सेटों को, ये कौन सा फॉर्म है, सेट वेल्डर फॉर्म है, मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, मान के चलिए ए हो गया, ए इज इक्वल टू, बोला था उसने एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 अप सो ऑन, ठीक है। बी इज इक्वल टू क्या वो कहता है कि सम प्राकृत संख्या है, मतलब x यानी ये हो जाएगा 2, अब प्राकृत संख्या हो रही है तो 2 हो गया, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 अप सो ऑन। फिर c इज इक्वल टू, अब c क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है ना, विषम प्राकृत संख्या है, तो क्या हो जाएगा ये c इज इक्वल टू विषम प्राकृत संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 2 1 3 5 7 अप सो ऑन। और d इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक अभाज्य संख्या है बोलता है, एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या है तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, लेकिन आपको पता है कि b क्या है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या सॉरी एक और ये जो 2 देखेंगे तो ये 2 है, जो अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। उसके बाद 2 3 5 7 11 13 17 अप सो ऑन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ सेट भी लिख दिए। तब मैं बात करूँगा ए इंटरसेक्शन बी की। तो देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो यहाँ से कॉमन हो रहा है, तो कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन क्या क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो जितनी भी सम संख्या वही तो कॉमन हो रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ 2 4 6 8 अप सो ऑन, मतलब मैं कह सकता हूँ बी ही तो आ रहा है। देखो ये जो सेट है वो बी ही तो है। तो मैंने क्या बोला कि ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो मतलब यहाँ से जो कॉमन वाले एलिमेंट है उनको ही ले लिया मैंने, तो एक कॉमन वाले एलिमेंट हो गया। और जो कॉमन वाले एलिमेंट निकाल करके एक सेट बनाया मैंने, तो वो सेट क्या है, वो सेट बी ही तो है ना, सेट बी। तो क्या बोल दिया मैंने, इज इक्वल टू वी बोल दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। देखते हैं आगे ए इंटरसेक्शन सी। चलो ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। तो 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। देखो 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, अप सो ऑन, मतलब ये सी ही तो मिल रहा है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी में कॉमन क्या क्या है, तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी होगा। आगे देखते चलोगे तो 7 भी होगा, है ना, फिर 9 भी होगा, फिर 11 भी होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। मैंने क्या कहा, तब मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि क्या हो गई इतनी बात में, कि अगर मैंने इसमें से कुछ कॉमन निकाला तो ये, अगर इस सेट को देख रहे हो आप तो ये सी तो दिख रहा है आपको, तो ये सी हो गया। क्लियर है। आगे देखते हैं ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन डी, तो भैया ए इंटरसेक्शन डी निकालोगे आप, कॉमन निकाल लो, तो ये क्या मिल रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, अप सो ऑन। मतलब जो ये निकल रहा है ये सेट कौन सा दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है। तो मैं डी कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी। ये भी बात क्लियर है। अब देखिए कि अगर मैंने कहा कि बी इंटरसेक्शन डी, अब बात समझना, बी इंटरसेक्शन डी, अभी देखो बी क्या था, समप्राकृत संख्या थी और ये विषम प्राकृत संख्या थी, तो कोई भी एलिमेंट आएंगे क्या, नहीं आ सकते। कोई एलिमेंट कॉमन होंगे क्या, यहाँ पर देखो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, कॉमन हो सकते हैं नहीं, इसलिए 5 हो गया। क्लियर है। अब जब 5 हो गया तो मतलब इज इक्वल टू कुछ लिखना ही नहीं अपने को, कोई ऐसा यहाँ पर सेट दिया ही नहीं है हमारे पास। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, चलो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बार बार लिख लिया क्या हमने, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। थर्ड बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी है ये, बी इंटरसेक्शन डी है ये, ठीक है बच्चों। चलो डी, अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन डी को अगर देखा जाए तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 नहीं है, 6 है क्या, नहीं है। अब देखो 2 के अलावा कोई दूसरी राशि तो दिखेगी नहीं, क्योंकि जितनी भी राशियां है ये सभी राशियां यहाँ पर जो आने वाली है वो कौन सी होगी, भाज्य संख्या होगी, और यह भाज्य संख्या है तो ओनली 2 ही हो सकता है यहाँ पर एलिमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू, आगे चलते हैं सी इंटरसेक्शन डी। अब सी और डी की अगर चर्चा करें हम, अब सी और डी की चर्चा करें हम तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आएगा कि 1 तो कॉमन नहीं है, ठीक है, 2 है नहीं, 3 है, चलो 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, फिर 9 नहीं होगा, 11 होगा, दोनों में 11 दिख रहा है। तो इस प्रकार से
जितनी भी इस प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर डेड है तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, मतलब ये, तो वे ही विषम, यहाँ पर क्या आएगी, वे ही विषम अभाज्य संख्या होगी जो क्या होगी, जो कैसी, वे ही विषम संख्या आएगी जो अभाज्य संख्या है। ये बात क्लियर कर लो, सी इंटरसेक्शन डी, अगर इसको देख कर लिखना चाहते हो तो ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन को किस प्रकार से हमको राइट करना है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है, कौन से युग्म असंयुक्त है। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट कहता है इसमें 1 2 3 4 तथा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, सेकंड क्या कहता है इसका, चलो एक एक आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन क्या कहा उसने, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन ही समझ में आ जाना चाहिए, फिर बाद में इसके हल तो देखते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बोला इसने कि इसमें से कौन से, क्या बोलता है, कौन से युग्म असंयुक्त है, तो मुझे असंयुक्त युग्म बताने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो असंयुक्त युग्म का मतलब होता है, युग्म असंयुक्त का मतलब हो रहा है यहाँ पर कि ऐसे युग्म या ऐसे समुच्चयों के युग्म जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट न हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट न हो। इसका मतलब ये हो रहा है, असंयुक्त होने का मतलब ये होता है कि ए यानी कि कोई दो सेट है, मान के चलो ए और बी कोई सेट है ना, मैंने कहा कि ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अगर 5 हो जाता है तो हम इसको असंयुक्त कहेंगे। लेकिन यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू या इज नॉट इक्वल टू 5 होता है, यानी कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो जाता है, तो ये असंयुक्त नहीं है, संयुक्त है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो देखते हैं इसको क्या कहा इसने। देखो पहला 1 2 3 4 एक सेट हो गया, 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या बोलता है। प्राकृत संख्या इतनी भी बात समझ में आ गई, जिसके एलिमेंट क्या है 4 है। देखो x इज लेस देन इक्वल टू बोलता है, देखो ये 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। तो देखो इसमें 4 है, इसमें 4 है, दोनों में 4 है, तो हम क्या कहेंगे, यह युग्म जो है वो असंयुक्त नहीं है, यह संयुक्त है, यह संयुक्त है, असंयुक्त नहीं है। तो पहली बात, पहला का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, असंयुक्त नहीं है। इतनी बात क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहा इसने, सेकंड वाला कहता है ए ई आई ओ यू तथा सी डी ई एफ। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, ई दिख रहा है, चलो ये ई हो गया, ई हो गया, मतलब ये भी असंयुक्त नहीं है, काम खत्म, ये भी असंयुक्त नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, यह असंयुक्त नहीं है। उसके बाद अगर मैं, तो ये असंयुक्त नहीं है। उसके बाद अगर हम थर्ड देखें इसका, तो थर्ड क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है, एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है, और एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने कहा कि एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक है और एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। अब सीधी सी बात समझ लो,
अब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पर x सच दैट x जो है वो सम पूर्णांक, सम मतलब सम संख्या है ना, इवन नंबर्स, और ये ओड नंबर्स है। अब इवन नंबर्स और ओड नंबर में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सीधी अगर मैं तुमको एक बात बता दे रहा हूँ, ये सम बोला उसने तो पूर्णांक बोला था, तो -4 -2 0 2 4 हो सकता है। अब इधर भी और आगे संख्या होगी, इधर भी आगे संख्या होगी, क्लियर है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो -3 -1 1 3, इधर भी संख्या होगी, इधर भी संख्या होगी। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये कैसा है? असंयुक्त है। तो ये कैसा हो जाएगा? असंयुक्त। बाकी ये दोनों असंयुक्त नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। पहला दूसरा असंयुक्त नहीं है, जबकि तीसरा क्या है यहाँ पर? असंयुक्त युग्म है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से देखना था। ठीक है बच्चों, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, b इज इक्वल टू 4 8 12 16 20 and c is equal to 2 4 6 10 12 14 and 16 and d is equal to क्या है हमारे पास? 5 10 15 20, 5 10 15 and 20। ओके, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, हमें कहता है ये कि यदि a इज इक्वल टू 3 6 9, ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 और b इज इक्वल टू 4 8 12 16 20 एंड c इज इक्वल टू 2 4 6 8 नहीं राइट किए, क्यों? 6 के बाद यहाँ क्या है? 8 है, तो हो जाएगा 6 और ये 8। ठीक है, 6 8 10 12 14 एंड 16 एंड d इज इक्वल टू 5 10 15 और 20। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है, जिसका पहला जो पॉइंट है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? कहता है a माइनस बी इज इक्वल टू, चलो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? a माइनस बी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ सेट, बताया था डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। तो a माइनस बी मुझे गिवन करना है, ज्ञात करना है a माइनस बी क्या होगा। तो देखिए, जो a में हो किंतु b में न हो, इतनी बात हो रही है, जो a में हो किंतु b में न हो, वो क्या होगा? वो क्या होगा बेटा? यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा a माइनस बी। चलो 3 दिख रहा है यहाँ पर, तो 3 लिखेंगे। फिर 6 है, 6 मान कहाँ? a माइनस बी है ना, 6 नहीं दिख रहा है, चलो 6 लिखो। 9 नहीं दिख रहा है, 9 लिखो। 12 दिख रहा है, चलो 12 गायब हो गया। 15 नहीं है, चलो लिख दो। फिर 18 नहीं है, लिख दो। फिर 21 नहीं है, चलो लिख दो। ये हो गया, क्लियर हो गया इतनी बात। जो a में तो हो किंतु b में न हो, ऐसे एलिमेंट a माइनस बी कहलाते हैं। क्लियर बात हो गई। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड वे पे। सेकेंड क्या कहा है उसने? a माइनस सी इज इक्वल टू, चलो a माइनस सी देखते हैं बेटा। तो a माइनस सी क्या हो जाएगा? जो a में से a में तो हो लेकिन c में न हो, मतलब 3 है, फिर 6 तो यहाँ है, नहीं लिखना है। 9 लिखना है पड़ेगा हमें, फिर 12 नहीं लिखना है, 15 लिखना है, 18 लिखना है और 21 लिखना है। मतलब देखो, जो a में है लेकिन c में नहीं है, ऐसे एलिमेंट मैं बता चुका हूँ आपको। मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से हम डिफरेंस ऑफ सेट निकालते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारे पास? a माइनस डी है ना, a माइनस डी इज इक्वल टू, चलो a माइनस डी निकालेंगे। देखो 3 6 9 12 18 और 21, 15 छोड़ दिया मैंने क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 15 है। ठीक है, तो 15 बी में नहीं होना चाहिए, जो ए में है लेकिन बी में डी में नहीं होना चाहिए।
ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्या दे दिया बेटा हमारे पास, b माइनस ए इज इक्वल टू, मुझे b माइनस ए निकालना है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू जो b में हो लेकिन a में ना हो, 4 होगा, 8 है क्या, नहीं है, चलो 8 होगा, 12 है, 12 नहीं होगा, 16 और उसके बाद 20। उसके बाद फिफ्थ, समझ में आ रहा है ना सभी को, 6 क्या दिया गया, फिफ्थ क्या दिया गया हमारे पास, c माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस ए, c तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 तो नहीं होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 नहीं होगा, 14 होगा, 16 होगा और बस क्या हो गया, जो सी में है 2 है, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, ये 10 है बेटा, है ना, ये 10 है हमारे पास, 10 है, 10 फिर 14 और 16। ठीक है बच्चों, ये हो गया c माइनस ए। उसके बाद 6 देखते हैं, d माइनस ए बोलता है, d माइनस ए इज इक्वल टू जो d में हो लेकिन a में ना हो, मतलब 5 नहीं है a में तो 5 हो जाएगा, 10 नहीं है तो 10 भी हो जाएगा, 15 है 15 नहीं होगा और 20 होगा। उसके बाद 7th देखते हैं इसका, 7th क्या कहता है, b माइनस सी इज इक्वल टू, तो b माइनस सी, b 4, चलो 4 है इसमें नहीं होना, 8 भी है, चलो नहीं, 12 भी है, 16 भी है, तो 20, ओनली 20 आएगा। ठीक है, इसमें 20 नहीं है। उसके बाद v ट्रिपल आई, 8वां देखते हैं हम इसका, 8th क्या है, b माइनस डी, है ना, b माइनस डी इज इक्वल टू, अब देखो b माइनस डी, b में से d तो मतलब 4 भी आएगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा और 16 भी होगा, 20 नहीं होगा, 20 दोनों में है। ठीक है, 8 के बाद 9th देखते हैं कि 9 वाला क्या होगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो 9 क्या दिया गया हमारे पास, c माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखते हैं c माइनस बी, ठीक, ये c है और माइनस ये c है और वो भी है, तो 2 होगा, 4 नहीं होगा, है ना, 6 होगा, 8 नहीं होगा, फिर 10 होगा, 12 नहीं होगा, फिर 14 होगा, c माइनस बी निकाल रहे ना, 2 होगा, फिर 6 होगा, 8 नहीं होगा, 10 होगा, 12 नहीं होगा, 14 होगा, फिर 14 होगा, बट 16 नहीं होगा क्योंकि 16 आया हुआ, 16 भी है तो ये नहीं होगा। उसके बाद 10th देखते हैं, क्या कहा, 10वां कहता है d माइनस बी इज इक्वल टू, अब d में से b मुझे माइनस करना है, तो d माइनस बी मतलब 5 होगा, 10 होगा, 15 भी होगा और 20 तो नहीं होगा, बात ख़त्म। उसके बाद d माइनस ए निकाले थे ना हमने, ये d माइनस ए, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम, x के बाद मतलब xi मतलब 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। 11th क्या बोला उसने, c माइनस डी इज इक्वल टू, c हो गया और d हो गया, c तो बेटा ये 2 हो जाएगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 नहीं होगा, 12 होगा, 14 होगा और 16 होगा। ठीक है बच्चों, और x डबल आई देख लेते हैं क्या दिया गया हमारे पास, d माइनस सी इज इक्वल टू, अब d माइनस सी इक्वल देखना है हमें, तो d माइनस सी तो मतलब 5 होगा, 10 नहीं होगा, 15 होगा और 20 होगा। क्लियर बच्चों, तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम किन्हीं भी 2 सेटों का डिफरेंस देखते हैं। क्लियर है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, थोड़ा प्रकाश आता है यहाँ पर, जैसे मेरी छाया जाती है तो ये क्लियर हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में, कहता है यदि x इज इक्वल टू, 10 है, यदि x इज इक्वल टू a b c and d and y इज इक्वल टू
एफ डी बी डी और ये जी है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फर्स्ट इसका क्या दिया गया है, x माइनस वाई, सेकेंड क्या दिया हुआ है y माइनस एक्स, और थर्ड दिया हुआ है हमारे पास x इंटरसेक्शन y। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहा, x इज इक्वल टू ए बी सी डी दिया हुआ है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ बी डी जी दिया हुआ है हमारे पास। तो मुझे क्या देखना है कि x माइनस वाई, तो जो x में है लेकिन y में नहीं है, मतलब x में a है y में नहीं है, b है चलो नहीं होगा, c है चलो होगा, d तो नहीं होगा, मतलब ac आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसमें y माइनस एक्स बोला है इसने, तो y माइनस एक्स देख लेते हैं बेटा। तो y में होना चाहिए, मतलब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f होगा, b और d तो नहीं होगा लेकिन g होगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखिए आप x इंटरसेक्शन y, यानी x और y में दोनों में होना चाहिए, मतलब क्या है, b और d दिख रहा है, तब कह सकते हैं b एंड d। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी, इजी सा था। देखते हैं इसके पश्चात, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं हम यहाँ पर। 11 क्या दिया गया है यहाँ हमारे पास, यदि r वास्तविक संख्याओं और यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है, q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या है, तो r माइनस क्यू क्या है, तो हमें r माइनस क्यू देखना है, क्या है बताना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कहता है यदि r इज इक्वल टू वास्तविक संख्या है, r इज इक्वल टू वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इतनी बात क्लियर हो गई, एंड q इज इक्वल टू रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखिए मैंने कहा कि r अगर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, देखो वास्तविक, यहाँ लिख सकते हैं r इज इक्वल टू एक्स सच दैट x वास्तविक संख्या, और मैं कहता हूँ q इज इक्वल टू एक्स सच दैट x परिमेय संख्या। तो बेटा r माइनस क्यू क्या होगा, तो आपको देखना है r माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट x क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से, देखो वास्तविक संख्या हो गई r, क्यों मैंने बोला कि परिमेय संख्या हो गई। अगर मैं आल रियल नंबर में से इंटेजर्स को क्या कर दूँ, है ना, सॉरी इंटेजर्स नहीं है ये, क्या वो रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर मैं वास्तविक संख्याओं में से अगर परिमेय संख्याओं को हटा दूँ, कैंसिल कर दूँ, तो मेरे पास केवल अपरिमेय संख्या ही तो बचेगी। तो मेरे पास r माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर हो गई बेटा, क्लियर बात है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है। 12 में बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, प्रत्येक सत्य है या असत्य। उसके बाद देखिए अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है बच्चों,
थोड़ा सा अक्षर समझिएगा, थोड़े अक्षर ठीक नहीं बनते हैं मेरे, पर समझिएगा, है ना। क्या बोला, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका पहला क्या दिया गया हमारे पास, 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। तो इसका जो आंसर देखिए, सीधे सीधे आंसर भी देखते चलते हैं इनके। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या दिया गया है, 2, 3, 4, 5 और ये 3, 6। ठीक है, यही तो दिया गया है, असंयुक्त समुच्चय है। तो ये पहला देख लीजिए, क्या ये असंयुक्त समुच्चय है? तो देखो यार, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो असंयुक्त होगा क्या? नहीं होगा, तो असंयुक्त नहीं है, है ना। ये मतलब असंयुक्त नहीं है, मतलब ये कौन सा कथन हो गया? असत्य कथन हो गया। इतनी बात क्लियर है? तो ये कौन सा कथन हो गया बेटा हमारे पास? असत्य कथन हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए दूसरा, क्या कहा दूसरे में उसने कि A, E, I, O, U एंड दूसरा दिया गया हमारे पास ABCD। चलो, इसमें ये है, इसमें ये है, दिख रहा है आपको? तो क्या असंयुक्त होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आ गई? असंयुक्त नहीं है, तो क्यों? कारण भी बता दिया हमने, क्योंकि इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो दोनों असंयुक्त नहीं होंगे। क्लियर हो गया? देखते हैं इसका, अगर मैं बात करूँ थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10 और 14 एंड सेकेंड क्या दिया गया है यहाँ पर, 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11 और ये 15। देखो कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है, मतलब ये राइट है, ये असंयुक्त है। क्लियर बात हो गई? यहाँ पर कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, इसलिए क्या हो गया, असत्य, सॉरी सत्य हो गया। उसके बाद अगर फोर्थ देखेंगे आप तो 2, 6, 10, 2, 6, 10 तथा क्या है, 3, 7, 11, 3, 7, 11। तो देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी कैसा है, असंयुक्त है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मैथ समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप क्या करें, लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चों का भी फायदा हो, और जो बच्चे भी नए जुड़े होंगे वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।